स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी YouTube चैनल पर NCERT की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट भी कर लिया है और अब हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक बिल्कुल अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोगों में से किसी ने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि है चैप्टर 8 और उसका नाम है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें जानना है कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है और साथ ही भारत में किस तरह के वन्यजीव निवास करते हैं, यानी कि कौन कौन से वन्यजीव हैं जो भारत में निवास करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और इस चैप्टर में हमें सबसे पहले ये जानना है कि मौसम क्या होता है, यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि मौसम किसे कहेंगे तो हम उसे क्या बताएंगे। तो देखिए, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को ही हम मौसम कहते हैं, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिसे हम लोग वायुमंडल कह रहे हैं, उसमें जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। अब मौसम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं तो देख लीजिए। तापमान शामिल है, वर्षा शामिल है, सूर्य की किरणें शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या कनेक्शन है मौसम से। तो देखिए, हम लोग जब गर्मी का दिन आता है तो क्या जानते हैं कि जो तापमान होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि तापमान जब ज़्यादा होगा तो हमें गर्मी लगेगी, और जब तापमान कम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ठंड का मौसम है। और वर्षा का मतलब तो आप समझ रहे हो, जब वर्षा होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वर्षा का मौसम है, यानी कि वर्षा ऋतु आ गई। उसी तरीके से जो सूर्य की किरणें हैं वो जब तिरछी होती हैं तो तापमान उस जगह का क्या होता है, कम होता है, वहाँ पे ठंड लगती है हमें। और जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है किसी स्थान पे तो वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, यानी कि तापमान ज़्यादा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मौसम के अंतर्गत तापमान, वर्षा और सूर्य की किरणों को क्यों शामिल किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि भारत के प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारा एक साल होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं, तो उनमें से कुछ महीनों में निश्चित समय में कोई कोई मौसम होता है, तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम होता है वो ठंडा का मौसम होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्दी भी कहते हैं, यानी कि सर्दी का मौसम आ गया। और फिर मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कभी कभी ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। और फिर जून से सितंबर तक का जो मौसम होता है उसे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम भी कहते हैं। और चूँकि ये मानसून है तो वर्षा होगी, तो इसे हम लोग वर्षा ऋतु के नाम से भी जानते हैं। और अक्टूबर से नवंबर तक मानसून लौटने का समय होता है, तो उस मौसम को हम लोग क्या कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको भारत के प्रमुख मौसमों के बारे में अच्छे से याद रखना है कि किस मंथ में कौन सा मौसम पाया जाता है। तो चलिए एक बार हम इन मौसमों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे शरद ऋतु, तो टेंशन मत लीजिए, मौसम को ही हम लोग ऋतु भी कहते हैं, यानी कि अगर ठंड का मौसम होगा तो उसे हम लोग शीत ऋतु के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस मौसम में क्या होता है, यानी कि शीत ऋतु में क्या होता है, तो तापमान जो होता है वो कम होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तो कौन सा मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, जिसे हम लोग शीत ऋतु भी कहते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सूर्य की किरणें तिरछी कैसे होती हैं या लंबवत कैसे होती है, तो आप एक बार सेकंड या थर्ड चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम उन चैप्टर्स को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कटिबंधों के बारे में जाना था, और जब हम कटिबंध को अच्छे से समझ रहे थे तो वहाँ हमने इन चीज़ों का जिक्र किया था कि सूर्य की किरणें तिरछी कब होती हैं, उनकी किरणें लंबवत कब होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पिछले के चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, और अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो देखिए, अब हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, गर्मी होता है बहुत ज़्यादा, तो तापमान कैसा होगा, तापमान ज़्यादा होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु होगी वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा। और क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत होंगी, यानी कि सीधी होंगी। और ग्रीष्म ऋतु में एक गर्म एवं शुष्क पवन भी चलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। पवन यानी कि गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं। तो गर्मी के दिन में जो पवन बहती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, लू के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यानी कि
हम लोग अब वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो मौसम होता है वो मानसून के आने और उसके आगे बढ़ने का मौसम होता है। और इस समय पवन जो होती है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और वो अपने साथ नमी लाती है। यानी कि जो पवन होती है वो किधर से आती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आती है। किधर आती है, स्थल की ओर आती है। हमारा जो भारत देश है वो उसके पूर्व में क्या है, अरब सागर, और पश्चिम में क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो वहाँ से जो पवन आती है स्थल की ओर, तो वो क्या लाती है, अपने साथ नमी लाती है। और वो जब पवन जो होती है, नमी युक्त पवन जो होती है, वो पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम कब होगा और फिर वो कैसे होगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पवन होती है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आती है और वो पहाड़ों से टकरा जाती है, और चूँकि वो नमी युक्त होती है इसलिए बारिश होती है, और इसीलिए हम लोग इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। अब देखिए, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बह। अभी हमने पढ़ा था कि जो पवन थी वो स्थल की ओर आ रही थी, लेकिन मानसून लौटने का मौसम या फिर शरद ऋतु में क्या होता है कि जो पवन होती है वो लौट कर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, और इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कि मानसून के लौटने का मौसम है। और साथ ही भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। यानी कि ये पवन जब लौटती है बंगाल की खाड़ी की ओर तो विशेषकर कहाँ बारिश करवाती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये एक दो बार पूछा जा चुका है कि जब पवन लौटती है बंगाल की खाड़ी की ओर तो किन राज्यों में वर्षा करवाती है। तो वो राज्य है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब हम जानते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। हमने मौसम के बारे में तो जान लिया कि दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों को हम लोग मौसम कहते हैं, और वो परिवर्तन वायुमंडल में घटित होते हैं। अब हम लोग जानते हैं जलवायु के बारे में। तो देखिए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जो मौसम था वो क्या हो रहा था, वो दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा था, लेकिन जो जलवायु है वो अनेक वर्षों, यानी कि आप कह सकते हो हजारों वर्ष या फिर 50 साल, 60 साल, 70 साल का जो औसत दशा को मापा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और वो औसत दशा होती है वो किसकी होती है, मौसम की होती है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि जलवायु किसे कहेंगे तो हम उसे बताएंगे कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अगर किसी जगह की मौसम की औसत दशा को ज्ञात किया जाएगा और वो जो औसत दशा होगी वो गर्मी की होगी तो वहाँ की जलवायु कैसी कहलाएगी, गर्म जलवायु कहलाएगी। अगर वो औसत दशा ठंड की होगी तो वहाँ की जलवायु ठंडी जलवायु कहलाएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको जलवायु में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, यानी कि मानसून यानी कि वर्षा, यानी कि वर्षा वाली जलवायु है भारत की। अब हम जानते हैं कि जो मानसून शब्द है वो आया कहाँ से। तो देखिए, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, यानी कि इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। यानी कि मौसम जो शब्द है उसका अर्थ होता है मौसम। यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अरबी भाषा के मौसम से हुई है। अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है, यानी कि भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, मानसून पवन के कारण होती है। और फिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी भारत की जो स्थिति है वो उष्णकटिबंधीय है, यानी कि हमारा जो भारत देश है वो उष्णकटिबंध में अवस्थित है। इसीलिए यहाँ पे जो अधिकतर वर्षा होती है वो मानसूनी पवन से होती है। कटिबंध के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं कटिबंध के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी वरना वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। हमारे देश में जो कृषि होती है, किसान जो फसल उगाते हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है। जिस साल बारिश अच्छी होती है उस साल किसान बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनकी जो पैदावार होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन अगर बारिश जिस वर्ष अच्छी नहीं होती तो पैदावार अच्छी नहीं होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जो कृषि यानी कि भारत में जो कृषि की जाती है वो किस पे डिपेंडेंट है, टोटली वर्षा पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो बारिश होती है उस पे डिपेंडेंट है, उस पे आश्रित है। तो देखिए, हम लोग कब कहेंगे कि अच्छा मानसून है, तो पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन, यानी कि जब इतनी वर्षा हो जाए जिससे कि फसल की उपज अच्छी हो जाए, यानी कि पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन होता है, उसे ही हम लोग अच्छा मानसून कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ख़राब मानसून। यानी कि इस साल
पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, जिससे कि जो फसलों का उत्पादन था वो बहुत कम हो पाया या अच्छे से नहीं हो पाया। और जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और फसलों का उत्पादन बहुत ही अच्छे से हो जाता है तो वो कैसा मानसून कहलाता है? अच्छा मानसून कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जान लिया है कि जलवायु किसे कहते हैं, तो अब हमें ये जानना है कि किसी भी स्थान का जो जलवायु होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि कौन कौन से कारक होते हैं जो ये निर्धारित करने में सहायक होते हैं कि किसी भी स्थान की जलवायु क्या होगी। तो देखिए, उस स्थान की स्थिति, यानी कि वो कहाँ पे स्थित है और वो जो स्थान है वो कितनी ऊंचाई पर है, साथ ही उसकी जो दूरी है वो समुद्र से कितनी है, और वहाँ पे पाए जाने वाले उच्चावचों पर निर्भर करती है। यानी कि वहाँ पे जो पर्वत पठार पहाड़ियाँ पाई जाती है उसे हम लोग उच्चावच कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। देखिए, हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। अब अभी आपने क्या पढ़ा कि जो जलवायु होती है उसको निर्धारित करने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है। अब आप भारत की अवस्थिति को देखिए कि भारत कहाँ स्थित है, भारत समुद्र से कितनी दूरी पे है, और फिर भारत पहाड़ से कितनी दूरी पे है, यहाँ पे कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे समुद्री राज्य है। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए, उसके बाद सोचिए कि यहाँ पे क्षेत्रीय विभिन्नता क्यों होती होगी। आप लोग इतना जानते होंगे कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पे उत्तर भारत के मुकाबले ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप लोग ये तो जानते हो, साथ ही आप लोग जानते हो कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको पता है, ये तो बेसिक है। तो देखिए, जैसा कि हम अब सोचें इन सब कारकों के बारे में, तो आप एक बात ध्यान रखिए, दक्षिण भारत के जो मैक्सिमम राज्य हैं वो कैसे राज्य हैं? तटीय राज्य हैं, यानी कि उनकी सीमा जो है वो समुद्र से लगती है। और वहीं हम अगर उत्तर भारत की बात करें तो उसमें बहुत सारे राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, यानी कि उनकी जो दूरी है वो समुद्र से काफ़ी है, यानी कि समुद्र से बहुत दूरी पे है। और अगर हम और भी बात देखें तो माउंट एवरेस्ट उपस्थित है हमारे उत्तरी भाग में। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे भारत का जो अवस्थिति है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से है। कहीं समुद्र है किनारे में भारत के, तो कहीं पर्वत हैं, तो कहीं स्थलीय सीमा है बस। तो इस तरीके से हम लोग भारत की अवस्थिति को देखते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण ही जो भारत की जलवायु है उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। मेरे ख्याल से अब आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि भारत में जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव क्यों होता है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो, देख सकते हो कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो आप जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता को देख रहे हो ना कि राजस्थान में जो मरुस्थल के पास जो जैसलमेर और बीकानेर स्थल है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। वहीं अगर हम भारत देश के ही लद्दाख की बात करें तो वहाँ का जो द्रास और कारगिल स्थान है वहाँ पे बर्फीली ठंड पड़ती है। और जो तटीय क्षेत्र मुंबई और कोलकाता है वहाँ का जलवायु मध्यम है। यानी कि आप समझ सकते हो कि हमारे भारत देश में कैसे क्षेत्रीय विभिन्नता है। अगर हम गर्मी की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर जो कि राजस्थान में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है। अगर हम बर्फीली ठंड की बात करें तो वो ठंड कहाँ पड़ती है? लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में। और अगर मध्यम जलवायु हमें देखना है तो हम तटीय राज्य मुंबई और कोलकाता को देख सकते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हमारे भारत देश में जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, वो हमारे भारत देश का जो राज्य है मेघालय, वहाँ का मौसिनराम एक स्थल है, वहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व में। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो मौसिनराम में होती है। और वो मौसिनराम कहाँ है? तो मेघालय में है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लेना। अब देखिए, किसी किसी वर्ष जैसलमेर जो कि राजस्थान में है वहाँ वर्षा ही नहीं होती। आप देख रहे हो कि हमारे देश में मेघालय एक राज्य है, वहाँ के स्थल मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वहीं हमारे ही देश में एक जैसलमेर स्थान है जो कि राजस्थान में, वहाँ कभी कभी वर्षा ही नहीं होती। तो आप देख सकते हो कि यहाँ की जलवायु में कितनी क्षेत्रीय विभिन्नता है। अब हम लोग जानते हैं भारत में पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं। तो देखिए, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी कि वैसे घास, झाड़ियाँ और पौधे जिसको मनुष्य ने नहीं लगाया है वो खुद ही उपज जाते हैं। तो वैसी वनस्पतियाँ क्या कहलाती हैं?
प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहलाती हैं। यानी कि सिंपल सा अगर हमसे पूछे कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो हम सिंपली बताएंगे कि घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। अब देखिए, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जिस स्थान की जैसी जलवायु होगी वहाँ पे उस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। और इसमें जो अहम किरदार निभाती है, यानी कि जिसका अहम रोल होता है, वो होता है बारिश का। यानी कि किसी भी स्थान पर किसी भी जलवायु के अनुसार जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी उसमें सबसे अहम योगदान किसका होगा? वर्षा का होगा। यानी कि वर्षा भी निर्धारित करेगी कि वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत में किन किन प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो देखिए, भारत में जो वनस्पतियाँ पाई जाती है उसे हम 5 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। किस किस प्रकार में? तो देखिए, पहला जो प्रकार है उसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन कहते हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन। तीसरा कटीली झाड़ियाँ। चौथा पर्वतीय वनस्पति। और जो 5वां है वो मैंग्रोव वन है। इन सभी प्रकार को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब हम इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन क्या होता है, यानी कि किसे कहेंगे। हम लोग कब कहेंगे कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है या फिर सदाबहार वन है। तो देखिए, यह वन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। यानी कि ये वन वैसे क्षेत्र में पाए जाएंगे जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। अब आप उन क्षेत्रों को ध्यान कीजिए जहाँ पे कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपसे उन क्षेत्रों के बारे में पूछा जाए कि वहाँ पे किस प्रकार की वन पाए जाएंगे, तो हम लोग क्या बताएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाएगा वहाँ पे। सिंपल सी बात है, जहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होगी वहाँ पे कौन सा वन पाया जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाएगा। अब देखिए, ये जो वन होता है वो बहुत ही ज़्यादा घना होता है। इतना घना होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। अब आप समझ सकते हो कि वहाँ पे दिन में भी सूर्य का प्रकाश जो कि हर एक जगह को प्रकाशमय कर देता है, और उस वन में सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो वन होते होंगे वो कितने घने होते होंगे। तो देखिए, ये जो वन होता है वो हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की जो पेड़ होते हैं वो निश्चित समय पर अपनी पत्ती नहीं झाड़ते। यानी कि आज ये इस पेड़ ने अपनी पत्तियां झाड़ दी तो कल उसने, तो इसी तरीके से क्या होता है कि वन हरा भरा दिखता है। और चूँकि ये वन हरा भरा दिखता है तो हम लोग इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। यानी कि सदाबहार, यहाँ पे हमेशा हरियाली होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ जो वन है वो हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो निश्चित समय पर अपनी पत्ती नहीं झाड़ते, वो कभी भी अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। और ये निश्चित नहीं होता है कि आज इसने झाड़ा तो कल उसने, मतलब इसी तरीके से क्या होता है, कुछ कुछ पेड़ ने आज अपने पत्तियाँ झाड़ दी तो कुछ ने कल। इसी तरीके से जो हरियाली होती है वो हमेशा बनी रहती है। अब देखिए, ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसे वन पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, और फिर पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाई जाती है। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाएंगे, तो ये तो बात है कि जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। अब उन क्षेत्रों के नाम कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग है, जैसे अभी हम लोगों ने मेघालय के मौसिनराम को पढ़ा था। तो वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे हम लोग सदाबहार वन भी कहते हैं, ये वन पाए जाएंगे। और साथ ही पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में भी पाया जाएगा। और इस वन के जो प्रमुख वृक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? महोगनी होते हैं, सबोनी और रोजवुड होते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आपको अच्छे से क्लियर रखना है कि इसमें कौन कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, और ये जो वन होता है वो किस स्थान पे पाया जाता है, और हम लोग इसे सदाबहार वन क्यों कहते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रहेंगी ही। अब हम लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में, जिसे हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। ये जो वन होता है वो कम घना होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्षा वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वो बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं, लेकिन उसके विपरीत जो पतझड़ वन होता है वो कम घने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ष की एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराती हैं। यानी कि इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, और जब वो पत्तियां गिरा देंगी तो वो घनी रहेंगी? नहीं रहेंगी। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये कम घने हैं। और प्रमुख वृक्ष, इसमें जो बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं उनमें से प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम। इन सभी वृक्षों के नाम आपको याद होने चाहिए।
बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये जो वृक्ष है वो किस वन में पाए जाते हैं। तो देखिए अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो पतझड़ वन होते हैं या मानसूनी वन होते हैं वो किन किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब एक जान लीजिए, पेड़ों ने तो अपने पत्ते गिरा दिए थे एक निश्चित समय पे, अब उसमें नए पत्ते कब आते हैं? तो देखिए जब मानसून आ रहा होता है तब इसमें नए पत्ते आते हैं और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसून के जब आता है तो इस पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इस उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को क्या नाम दे दिया, मानसूनी वन। अब आप समझ सकते हो कि ये पत्ते झाड़ देते हैं निश्चित समय में, इसलिए हम लोग इसे पतझड़ वन कहते हैं। और चूँकि मानसून जब आता है तो इसमें पत्ते आने लगते हैं नए नए, तो इसे हम लोग मानसूनी वन कहते हैं। तो इतनी बातें अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं कटीली झाड़ियों के बारे में। तो देखिए जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो शुष्क भाग में पाई जाती है। शुष्क भाग कहने का मतलब है जैसे कि जहाँ गर्मी पड़ती होगी, जैसे कि मरुस्थल वगैरह। तो देखिए अब वहाँ पे तो पानी की कमी होगी, जो शुष्क क्षेत्र होगा वहाँ तो पानी की कमी होगी। मरुस्थल में जल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है शुष्क भागों में जल। तो देखिए पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, यानी कि पानी की क्षति ज़्यादा ना हो इसलिए जो वहाँ के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, जिससे कि पानी की जो क्षति है वो कम हो सके। अब इसमें जो वृक्ष होते हैं प्रमुख वो कौन कौन से होते हैं? कैक्टस होते हैं, बबूल होते हैं, कीकर होते हैं। आप लोगों ने कैक्टस के पौधे को देखा होगा, उसमें बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कांटे क्यों होते हैं। देखिए ये जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो किन किन स्थानों पे पाई जाएगी? तो वो राजस्थान में पाई जाती हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट और पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। इन सब स्थानों को अगर आप ध्यान से देखिए तो आप जानते होंगे कि ये सब शुष्क क्षेत्र हैं, यहाँ पे गर्मी पाई जाती है। जैसे कि राजस्थान के बारे में हमने जैसलमेर और बीकानेर के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इतना आप याद रखोगे जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो शुष्क भाग में पाई जाती है। और पानी की क्षति कम करने के लिए इनके वृक्षों में क्या होते हैं? इनके वृक्ष की पत्तियों में कांटे होते हैं और इनके प्रमुख वृक्षों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं पर्वतीय वनस्पति के बारे में। तो ये जो वनस्पति होती है वो पहाड़ में पाई जाती है और ऊंचाई के साथ वनस्पति का आकार बदलता रहता है। ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ तो ऊंचे होते हैं ना, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ का जो वनस्पति होती है उनके आकार में भी परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तापमान में अंतर होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। और देखिए समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है, इसलिए हम लोग इसे शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं। यानी कि अगर जो पहाड़ है वो समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है तो उस बीच जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनका जो आकार होगा वो कैसा होगा? शंक्वाकार होगा। और चूंकि उनका आकार शंक्वाकार है तो उन पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि शंकुधारी वृक्ष होते हैं वो किस प्रकार की वनस्पति है? तो पर्वतीय वनस्पति है। और वो कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है? तो समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। अब इनमें जो प्रमुख वृक्ष होते हैं वो होते हैं चीर होते हैं, पाइन होते हैं और देवदार होते हैं। तो ये भी आपको याद रहेगा कि पर्वतीय वनस्पति पहाड़ों में पाई जाती है, ऊंचाई के साथ वनस्पतियों के आकार में परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि तापमान में अंतर होता है, ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। और साथ ही समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पे जो पेड़ होते हैं उनका आकार शंक्वाकार होता है और आकार शंक्वाकार होता है, इसलिए हम लोग उसे शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। और जो प्रमुख वृक्ष होते हैं वो चीर होते हैं, पाइन होते हैं और देवदार होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं मैनग्रोव वन के बारे में। तो देखिए ये खारे पानी में भी हो जाते हैं और ये जो वन होते हैं मैंग्रोव वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे जो मैंग्रोव वन है वो किन स्थानों में पाया जाएगा तो हम उसे बता देंगे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो वन होते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी होती है? तो उसका नाम है सुंदरी। यानी कि मैंग्रोव वन की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है वो है सुंदरी और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन रखा गया है। यानी कि जो सुंदरवन नाम पड़ा है वो किसके आधार पर रखा गया है? वो मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले सुंदरी
प्रजाति के कारण रखा गया है। इसके पहले और उसके भी पहले यानी कि पिछले 2 चैप्टर्स में हम सुंदरवन का जिक्र करते आ रहे हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो सुंदरवन है उसका निर्माण कैसे होता है, यानी कि सुंदरवन का निर्माण कैसे हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं वन क्यों आवश्यक है, यानी कि वन का होना क्यों ज़रूरी है, अब हम ये पढ़ते हैं। तो देखिए, जो वन होते हैं वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, आप समझ रहे हो, हमें ज़िंदा रहने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो हमें कौन प्रदान करता है, वन। वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और किस गैस का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। तो वृक्ष क्या कहते हैं, उसको अवशोषित करते हैं, तो हमारे वातावरण को एक हिसाब से वो शुद्ध करते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वृक्ष होंगे तभी हम जिंदा भी रह पाएंगे। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो क्या करती है, मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे कि मिट्टी का अपरदन रुकता है। अपरदन, निक्षेपण, ये सब भी हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये मिट्टी को बांध के रखती है, जिससे कि जो हवा, वायु या फिर जो नदी बहती है वो क्या करती है, मिट्टी को अपने साथ ले के जा नहीं पाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं वो उन्हें कस के बांध कर रखती है, जिससे कि मिट्टी अपरदित नहीं होती, यानी कि वहाँ से दूसरे स्थान पे नहीं जाती। किसके द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा, हवा के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा। तो देखिए, हमें वन से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, तो हमें ईंधन प्राप्त होता है। ईंधन यानी कि जिसको हम लोग जलावन कहते हैं, जिस पे आज भी गांव के मैक्सिमम लोग जिसको जला के खाना बनाते हैं। तो वन से हमें ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होता है, जिससे हम लोग बहुत सारा फर्नीचर वगैरह तैयार करते हैं। चारा तैयार होता है जो कि जानवरों के खाने के काम में आता है। जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही हमें शहद मिलता है और लाख और गोंद की भी प्राप्ति होती है। लाख की चूड़ियाँ होती हैं जो महिलाएँ पहनती है। तो इन सब चीज़ों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, वनों से। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है, यहाँ पे मैंने बस कुछ के नाम लिखे हैं। तो देखिए, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास होता है ये, यानी कि जो जानवर पाए जाते हैं, बहुत सारे वन्य जीव जो पाए जाते हैं, उनका प्राकृतिक निवास क्या है, तो वन ही तो है उनका प्राकृतिक निवास। तो इसलिए हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए और हमें वनों का निर्माण करना चाहिए, ना कि वृक्षों की कटाई करके वन को तहस नहस कर देना चाहिए। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं वन्य प्राणी के बारे में। तो देखिए, जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृतियों का निवास होता है। यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि जो वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है वो क्या है, वन है। तो वन्य प्राणी में कौन कौन से जीव आते हैं, हजारों प्रजातियां आती हैं, जैसे कि सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट और कीटियों वगैरह आते हैं। तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा जानवर है, वो बाघ है। यानी कि हमने जिसे राष्ट्रीय पशु बनाया है बाघ, उसका भी प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है, तो वन है। तो अब हम लोग जानते हैं कि गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। यानी कि गुजरात का जो गिर वन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे, गिर वन। ये कहाँ है, गुजरात में है। और यहाँ पे कौन से जीव निवास करते हैं, तो एशियाई शेरों का निवास स्थान है ये। साथ ही हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा का निवास स्थल कहाँ है, तो असम के जंगल में ये पाए जाते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएंगे असम के जंगलों में पाया जाता है। और भी स्थानों पे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषीकृत नाम बताया गया, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा संख्या है इनकी। अब देखिए, हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। यानी कि अगर हम हाथी की बात करें तो वो केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। और ऊँट जो भारतीय रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। यानी कि जो ऊँट है वो कहाँ पाया जाता है, और साथ ही जो जंगली गधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है, तो मोर है। इन सब बातों को तो आपको बचपन से याद करवाया दिया जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो अब हम जानते हैं कि भारत में जो की प्रजातियां पाई जाती है उनमें से जो प्रमुख प्रजाति है वो क्या क्या है, कोबरा है और करैत है। यानी कि कोबरा और करैत जो है वो सांप की प्रमुख प्रजाति है जो कि भारत में निवास करती है। और भी सांप पाए जाते हैं लेकिन ये प्रमुख प्रजाति है। अब देखिए, 2 परियोजनाएँ हैं।
एक का नाम है बाघ परियोजना, दूसरा का हस्ती परियोजना। तो ये जो परियोजनाएं हैं वो किन चीज़ों के लिए लाए गए हैं? तो हाथी और बाघों को बचाने के लिए लाए गए हैं। हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकार किया करते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ज़्यादा शिकार करते थे और फिर बहुत सारी बीमारियां फैली, बहुत सारी चीज़ें हुई, वनों का विनाश हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जानवरों की जो संख्या थी वो तेज़ी से घटने लगी। तो बहुत सारी परियोजनाओं का निर्माण किया गया जिसके द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। तो देखिए उसी में से एक है बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना, जिसके द्वारा हाथी और बाघ को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब आप समझ सकते हो कि जो हस्ती परियोजना होगी वो मुख्यतः हाथियों के लिए होगी और जो बाघ परियोजना होगी वो बाघ को बचाने के लिए होगी। और देखिए हम क्या कहते हैं, अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है, यानी कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है, उसे हम लोग वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं प्रत्येक साल। यानी कि इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि वन्य जीव सप्ताह हम लोग कब मनाते हैं? तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष इसे मनाते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रवासी यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते हैं उसे हम लोग प्रवासी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रवासी पक्षी के बारे में। तो देखिए कुछ पक्षी पिंटेल, बत्तख, करलियू, फ्लेमिंग, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, साइबेरियन क्रेन प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं, यानी कि भारत आते हैं ये सब पक्षी, जिसमें से कि जो सबसे छोटी लिटिल स्टिंट होती है उसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है और ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे देश भारत आती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो लिटिल स्टिंट पक्षी है वो 15 ग्राम की होती है और वो कहाँ से आती है? आर्कटिक प्रदेश से आती है हमारे भारत। कब आती है? सर्दी के मौसम में आती है। अब हम लोग जानते हैं साइबेरियन क्रेन के बारे में। तो देखिए ये साइबेरिया से दिसंबर में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं। तो इस तरीके से आपको इन सब पक्षियों के नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि ये कहाँ से आते हैं और कितने समय तक रहते हैं। तो चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो अब हमें ये जानना है कि उसे कब घोषित किया गया कि वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो 26 जनवरी 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने इस चैप्टर्स में भारत की जलवायु के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने ये भी जाना कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है और फिर वो किस कंडीशन में होती हैं जो वनस्पतियाँ होती हैं और उनमें जो वर्षा होती है वो कैसे अहम रोल प्ले करती है। साथ ही हमने बहुत सारे वन्य जीव प्राणियों के बारे में जाना और हमने ये भी देखा कि किस वन में कौन से जानवरों को रखा गया है। तो इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।